साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। डीपीएसपी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ आर्टिकल्स पर चर्चा कर लेते हैं। आज अनुच्छेद 44 से हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। ये एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है। शुरुआत से लेकर वर्तमान तक इस पर काफ़ी चर्चाएं रही हैं। राजनीति में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है और इसलिए इसको हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो, वैसे तो इस पर हम पीएचडी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस पर 2 घंटे चर्चा कर लो तो भी कम है, लेकिन थोड़ा सा एक हल्का सा हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आखिर ये समान नागरिक संहिता क्या है जो इसकी बार बार इतनी चर्चा होती है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है उतनी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसमें तो ये है अनुच्छेद 44, आपके सामने टाइटल लिखा हुआ है। अनुच्छेद 44 ये कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यानी राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने पूरे भारत क्षेत्र में अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करे, यानी सबको समान नागरिक संहिता प्राप्त कराए। ये राज्य का एक कर्तव्य बनता है। डीपीसी पढ़ रहे हैं साथियों, कर्तव्य की बात आते ही आप बिल्कुल भी मत सोचना हम मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं। नागरिकों के कर्तव्य हम इनको समाप्त करने के बाद पढ़ेंगे, इनको पूरा करने के बाद। अभी ये नीति निर्देशक तत्व है। मैं अपनी तरफ से इनको राज्यों के कर्तव्य कह देता हूं क्योंकि इनकी प्रकृति ऐसी ही है। तो ये राज्य के कर्तव्य ही समझें और राज्य इन कर्तव्यों को भली भांति करने का प्रयास भी करता है। राज्य कौन है ये हमने अनुच्छेद 36 में देख लिया था। 36 में हमने इसको परिभाषित नहीं किया था, संविधान ने भी स्पष्ट नहीं कहा है। संविधान ने सिर्फ इतना कहा कि 36 में राज्य की वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 12 में भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा थी और अनुच्छेद 36 में भाग 4 के लिए है। तो अब सिविल संहिता पर चर्चा करते हैं। देखो, भारत में आपराधिक क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का निर्माण किया गया है। ध्यान देना, केवल सुनकर ऐसे ही समय मत बिताना, जो शब्द बोले जा रहे हैं उस पर ध्यान देना। आपराधिक शब्द मैंने यूज किया अभी। भारत में आपराधिक क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का निर्माण किया गया है। यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता है वो सबके लिए समान है, लेकिन विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून का निर्माण किया गया है। जैसे हम देखते हैं हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बना हुआ है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 बना हुआ है। इसी तरह से ईसाइयों के विवाह और उत्तराधिकार के नियम अलग अलग हैं। मुस्लिम व्यक्ति 4 महिलाओं के साथ विवाह कर सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक दी गई महिलाओं को पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। कुछ 2-4 महीने 3-4 महीने का समय होता है केवल उसके लिए ही है। अतः वर्तमान में अलग अलग कानूनों को समाप्त करके सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, जिससे विवाह, उत्तराधिकार, तलाक जैसे मामले कंट्रोल हो सके। देखो, संविधान सभा में भी ये मुद्दा खूब चर्चित रहा था। ऐसा साधारण मुद्दा नहीं था, और जितने भी डीपीएसपी है संविधान सभा में तो चर्चित थे ही। अगर वहां पर विवाद नहीं होता तो आज ये डीपीएसपी नहीं होते, ये हमारे मौलिक अधिकार ही होते। स्थिति ऐसी थी कि इनको मौलिक अधिकार बना नहीं सकते थे। इसी तरह से समान नागरिक संहिता पर चर्चा हुई, बहस हुई,
तो इसको डीपीएसपी में शामिल कर दिया, अनुच्छेद 44 में लिख दिया गया। तो सहमति नहीं बनी, इसी कारण से यहां पर इसका हम उल्लेख कर रहे हैं। इसी से संबंधित एक न्यायालय का निर्णय भी बहुत चर्चित है। साहबानो केस आपने खूब सुना होगा। साहबानो नामक एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया था। साहबानो ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गुजारा भत्ता देने के लिए याचिका दायर की। काफी उम्र हो गई थी, बुजुर्ग महिला हो गई थी, उसके पति ने दूसरी भी शादी कर ली थी, आजादी से पहले शादी हो चुकी थी। ये मामला 1985-6 का है। तो साहबानो केस में साहबानो के पति ने कहा कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पत्नी को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो सीआरपीसी है, अपराध प्रक्रिया संहिता की जो धारा 125 है, उसमें महिलाओं को गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दे दिया। किसके आधार पे? सीआरपीसी की धारा 125 के आधार पे। क्योंकि आपराधिक नियम, आपराधिक कानून तो सबके लिए समान ही होते हैं, केवल ये सिविल मामले हैं जो अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग बने हुए हैं। अब मामला उच्चतम न्यायालय में गया। भाई जब हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो एकदम सही है। वो ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब मतलब ने गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। और उच्चतम न्यायालय ने एक और बात कह दी, ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय में पहले भी आए थे, ऐसा नहीं था कि पहला मामला था, इससे संबंधित ऐसे मामले 2 मामले और भी थे। इसमें एक बात और कह दी सुप्रीम कोर्ट ने, स्पष्ट निर्देश दिया सरकार को कि भारत में एक समान नागरिक संहिता का निर्माण होना जरूरी है। लेकिन साथियों, उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय लागू नहीं हो सका, क्योंकि इसके बाद संसद ने, यानी तत्कालीन सरकार के द्वारा, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता में ही संशोधन कर दिया गया कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती। तो ये मामला फिर वहीं रह गया। तो ये तो था हमारा अनुच्छेद 44 का समान सिविल संहिता का मामला। आपको समझने का इतना ही है, परीक्षा की दृष्टि से इतना ही समझना है। बाकी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो बड़े स्तर पे आपको कुछ भी समझने की जरूरत हो सकती है। एक सूचना ये भी मैं देना चाहूँगा कि अब सामने देखो आरएएस की वैकेंसी आ चुकी है। धीरे धीरे सारी वैकेंसी आनी है, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, आपकी टीचर L2 L1 की। इधर सीईटी दोनों लेवल के आ ही गए, ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 लेवल के। सभी में संविधान का कुछ ना कुछ हिस्सा दिया हुआ है सिलेबस में। सभी के लिए अलग अलग से बैच बनाकर पढ़ाना मुश्किल है। इसलिए आप सब जो भी आप पढ़ रहे हैं मेरे इस चैनल से, आप ये सारे जितने भी आरएस से लेके सीईटी तक सभी लोग इसी को पढ़ सकते हैं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना हल्के में नहीं ले रहा हूँ कि आप कोई भी एग्जाम इससे पास ना कर सको। आरएएस तक क्या, मैं तो कहता हूँ आप आईएएस यूपीएससी तक भी इसको पढ़ोगे तो यूपीएससी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि यूपीएससी करंट से रिलेट करके प्रश्न पूछने का एक ट्रेंड सा चला हुआ है, तो वो बात अलग है। उसके लिए हमें हो सकता है अलग से बैच चलाना पड़े, उसका अभी तो समय भी नहीं है, जब समय आएगा तो उसके लिए उस समय देखेंगे। तो किसी भी भर्ती के लिए यूपीएससी को छोड़कर आरएएस प्रीलिम्स तक आप पॉलिटी आराम से पढ़ सकते हो। और देखो अब आप ये कह सकते हो कि सर आरएएस में बड़े लेवल के प्रश्न आएंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इधर लेवल कम होता जाएगा। तो साथियों, मैंने अब
पिछले 2-4 सालों में 5-7 भर्तियों में ये अच्छे से देखा है कि छोटी से छोटी भर्ती में गहराई के प्रश्न पूछने की एक ट्रेंड सा चल गया है। तो फिर आपके पास जितना समय है, अगर समय है तो आप इसको विस्तार से पढ़ लीजिए। समय नहीं है, बहुत कम समय है, तो आप किताब ही पढ़िए। किताब से समझ में आ रहा है तो फिर किसी भी चैनल से, किसी कोचिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किताब में जो आप दिन में 40, 50, 60, 70, 80 पन्ने पढ़ सकते हो, वो कोचिंग में आप इतने नहीं पढ़ सकते हो। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, जहां से भी आपको उचित लगे वहां से पढ़ सकते हो। तो सारे एग्जाम के लिए अब फिलहाल इसको केवल एक सेकंड ग्रेड का बैच ना माने, इसको सबको साथ में लेके चलेंगे। हाँ, इतना है, पहले मेरा प्रयास रहेगा जो सेकंड ग्रेड के टॉपिक हैं उनको लिया जाए। ये जो टॉपिक अन्य एग्जाम में है उनके लिए आप यहां से पढ़ सकते हो। बिल्कुल भी आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है कि मैं सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ा रहा हूं तो आरएस का लेवल नहीं है। आप कोई भी एक लेक्चर हमारा देख सकते हो, उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम किसी भी लेवल की तैयारी के लिए इस प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ सफिशिएंट है। और साथियों, तथ्यों की कोई सीमा भी नहीं होती है, तथ्य कहीं से भी पूछ लिया जाता है, तो वो एक अलग मैटर है। बाकी एक सिलेक्शन के लिए जितना चाहिए उससे कहीं अधिक मटेरियल हम आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। जहां तक कि मेरा ये उद्देश्य है, अगर किसी क्षेत्र में आप का पक्ष हल्का है, किसी विषय विशेष को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर आप वहां कमजोर महसूस करते हो, तो मेरा ये प्रयास है कि मैं अपने सब्जेक्ट में इतना कुछ करवा दूं कि कुछ ना कुछ उसकी पूर्ति यहां हो जाए। कोई भी सवाल आपका गलत ना हो, तो अधिकतम कराने का मेरा प्रयास है। तो आप निसंकोच किसी भी एग्जाम के लिए यहां से पढ़ सकते हैं। तो भारत, इसमें आप ये हेडिंग डालो और लिख लो। हेडिंग तो शुरू में आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, इसमें लिखो। यानी अनुच्छेद 44 क्या कहता है ये लिखो। राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लिखें। इसमें सिर्फ इतना ही था, 1-2 लाइन अपन और लिखवाएंगे। इसमें लिख लो, 2019 में बनाया गया 3 तलाक अधिनियम, 2019 में बनाया गया 3 तलाक अधिनियम इस संबंध में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक पहल है। नेक्स्ट, गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। तो साथियों, ये था हमारा अनुच्छेद 44, समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता। और अब हम अगला अनुच्छेद देख लेते हैं, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 ये कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उनका प्रावधान हो। 6 वर्ष तक के बच्चे, या 6 वर्ष तक या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यानी प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। इसमें यह लिखा है हमारे भारतीय संविधान में कि राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा।
यानी राज्य ऐसा करेगा, प्रयास करेगा, या राज्य का एक कर्तव्य बनता है, राज्य ऐसा करेगा। देखो साथियों, शिक्षा जीवन का एक आवश्यक अंग है। शिक्षा जीवन का एक आवश्यक अंग है। जिस तरह से खाद्य पदार्थों से शारीरिक विकास होता है, उसी तरह से शिक्षा से मानसिक विकास होता है। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि आज भी भारत की जनता का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित है, और इसका मुख्य कारण ये रहा कि भारत की जनता लंबे समय तक दासता और निर्धनता से ग्रसित रही है। इसलिए 14 वर्ष तक के बालकों के लिए राज्य की ओर से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। लेकिन 86वां जो संविधान संशोधन हुआ, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं मूल अधिकारों में, 2002, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें बदलाव किया गया, और अब अनुच्छेद 45 का जो मूल पाठ है वो ये है कि राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख करेगा, शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने का प्रावधान करेगा। देखो साथियों, 6 वर्ष तक की बात करता है। हम देखते हैं राज्य कितनी जिम्मेदारी वहन कर रहा है। बच्चा जब एक मां गर्भ धारण करती है तो राज्य तब से उसकी देखरेख करने लग जाता है। जन्म से पहले से राज्य देखरेख कर रहा है। कितने टीके लगाए जाते हैं, आप देखते हो सरकारी हॉस्पिटल में राज्य के द्वारा कितनी सुविधाएं दी जा रही है। इतने सारे उसके बचाव के लिए, उसके शारीरिक मानसिक विकास के लिए इतनी दवाएं, सारी चीजें पहले से दे दी जाती, जन्म से पहले तक। तो ये तो 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व बाल्यकाल अवस्था की देखरेख की बात करता है, जबकि राज्य और एडवांस में काम करता है। शिक्षा के लिए भी प्रावधान कर रखा है। देखो, इस अनुच्छेद की भाषा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बदल दी गई। इसमें पहले यह लिखा था कि 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान करेगा राज्य। यानी पहले यह था कि 14 वर्ष तक, अब 14 वर्ष तक मतलब 0 से 14 वर्ष। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 6 वर्ष क्यों किया गया? 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए। हमने अनुच्छेद 21A पढ़ा था, शिक्षा का अधिकार। उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान RTE 2009 हमने पढ़ा था। तो 6 से 14 का तो अधिकार ही बन गया था। पहले 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में था। फिर अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार में उसका सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के द्वारा शिक्षा का अधिकार घोषित किया गया। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। उसके बाद सरकार ने अलग से 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अलग अनुच्छेद में ही अनुच्छेद 21A जोड़ दिया और अलग से शिक्षा का अधिकार का प्रावधान कर दिया। तो जब वहां पर 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा के अधिकार बन चुका था, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे बच गए थे। तो इसलिए फिर अनुच्छेद 45 की भाषा को बदल दिया गया है। और एक तरफ हम देखते हैं अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 के और के जो मूल कर्तव्य वाला भाग है, जो अपन देखते हैं कि अपन 36 से 51 तो हम पढ़ेंगे DPSP। उसके बाद अनुच्छेद 51 के जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के में फिर ABCD करके इसमें 11 मूल कर्तव्य है, जिसको 10 पहले जोड़े गए थे। 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 1986 में, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें भी यही कहा गया है कि माता पिता और संरक्षक का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं
उनके लिए माता पिता का एक कर्तव्य बनता है या संरक्षक का एक कर्तव्य बनता है कि उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो एक तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये तीनों चीज आपको एक साथ लिखनी है। अनुच्छेद 45 आपकी कॉपी में एक साथ लिखा होना चाहिए। अनुच्छेद 45 के साथ अनुच्छेद 21A भी लिखा होना चाहिए, और अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 के का जो प्रावधान है के वाला, वो भी। ये तीनों 86वें संविधान संशोधन से इसमें या तो कुछ नया हुआ है या फिर इसमें कुछ बदलाव किए हैं, और तीनों इसी से संबंधित है। ये 0 से 6 तक है, ये दोनों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसके तहत राइट टू एजुकेशन मिला है। ये हम मौलिक नागरिकों का कर्तव्य है, अभिभावकों का या संरक्षकों का कर्तव्य है। जहां भी इनको लिखो तीनों को एक साथ लिखना, ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म रहे। तो ये अनुच्छेद 45 हमारा था, इसमें आप लिखो हेडिंग डाल के, अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रावधान। ये हेडिंग है, यहां से उतार लो। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। इसमें लिखो आप, राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख तथा शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा। नेक्स्ट, इस अनुच्छेद की भाषा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा बदली गई है। पहले इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान था, अब ये 6 वर्ष तक के बच्चों का हो गया है। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। और ये तीनों अनुच्छेद आप एक साथ लिख लेना, इसमें कोई भी गलती आपकी नहीं होगी। यहां से भी कई बार कंफ्यूजन वाला प्रश्न आ सकता है। इन तीनों से संबंधित मिला के कोई प्रश्न आपके लिए बनाया जा सकता है, जो कि एक द्वंद्व पैदा कर सकता है। तो साथ साथ इनको जब बार बार पढ़ोगे तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब अनुच्छेद 46 पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 46 SC ST से संबंधित है, और जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं, यानी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, और जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं, उनकी शिक्षा, उनके अर्थ संबंधी जो हित है, उनकी अभिवृद्धि के प्रावधान है इसमें। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो 46 ये हमारे सामने है। साथियों देखो, इसमें जो भाषा लिखी हुई है वो ये है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों के, राज्य वही राज्य जिसको हमने परिभाषित कर रखा है, जनता के कमजोर वर्गों के, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और आर्थिक हित की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा, प्रमोशन करेगा, और सामाजिक अन्याय जो होता है और सभी प्रकार के जो शोषण होते हैं उनसे उनकी सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 46 ध्यान देना, जनता के कमजोर वर्ग के लिए है, और कमजोर वर्ग में यह कहा है कि विशेषकर SC ST के शिक्षा और जो उनका आर्थिक हित है उनकी विशेष सावधानी से उनकी अभिवृद्धि करेगा। ये राज्य का दायित्व है। और जो उनके साथ सामाजिक अन्याय होता है या सभी प्रकार के जो शोषण होते हैं उनकी सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 46 राज्य की एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी बनाता है। देखो, भारत में शुरुआत से ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जितने भी कमजोर वर्ग की जो है उनकी दशा बहुत ही
शोचनीय थी, दयनीय थी। इसलिए इनका सर्वांगीण विकास राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि इनके साथ प्राचीन काल में भेदभाव हुआ है, अत्याचार हुए हैं, समानता का व्यवहार नहीं हुआ है। तो राज्य उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के, अर्थ मतलब पैसा के, उनका संरक्षण के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। हालांकि हम देखते हैं कि एक बार उच्चतम न्यायालय ने डीपीएसपी को, जो ये चंपकम दोराई राजन बना मद्रास राज्य का मामला था, उसमें अनुच्छेद जो 29 था उसका जो 2 खंड था, उसके अंतर्गत जो मूल अधिकार का जो अतिक्रमण करने वाला मान लिया था इसको, और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। लेकिन फिर बाद में संसद ने संविधान का पहला संशोधन किया और इस कठिनाई को दूर कर दिया था। तो इसको मैंने वैसे ही चर्चा कर दिया, आपको याद नहीं रखना है। तो अनुच्छेद 15 में फिर एक नया खंड जोड़ दिया था और वहां पर राज्य को एससी, एसटी और जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, नागरिक हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान करने की छूट दी गई थी। तो अनुच्छेद 15 में जो पहले ही संविधान संशोधन से वो हमने पढ़ लिया डिटेल में, यहां पर जिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस बारे में एससी और ये आपका जो एक ये 1989 का जो क्या नाम था उसका, एट्रोसिटीज एक्ट, वो भी बनाया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसको लोकप्रिय भाषा में एट्रोसिटीज एक्ट कहते हैं, वो भी एक इसका उदाहरण है। यानी इस डीपीएसपी को लागू करने के लिए सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं और इस वर्ग के लोगों पर जो शोषण और अत्याचार होता था उसका ये जो अधिनियम है ये निवारण करता है। एक कानून बना हुआ है जो इनके सुरक्षा कवच के रूप में है। इसकी संवैधानिकता को कई मामलों में चुनौती भी दी गई है, लेकिन न्यायालय ने ये कहते हुए इसको संवैधानिक बताया है कि ये अधिनियम इस वर्ग के उत्थान के लिए बनाया गया है, जो कि संविधान की भावना के अनुरूप है। तो संविधान, उच्चतम न्यायालय ने कभी भी इसको गलत नहीं ठहराया, यहां तक इसको प्रमाणिक कर दिया कि ये ठीक है, इसमें अभी कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है। वो बात अलग है कि आज अब एक और, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सरकार को निर्देश दिए, सरकार को निर्देश क्या एक तरह से कहा है कि जो ये एससी एसटी का जो आरक्षण है इसमें बदलाव होने की जरूरत है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो वो भी अपने आप में एक प्रगति का सूचक है और जो वास्तव में समाज का निचला तबका है उनके लिए एक बहुत अच्छा, मैं कह सकता हूं उनके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि आरक्षण का जो लाभ लिया जा रहा है वो उच्च वर्ग, जो पढ़े लिखे वर्ग के लिए के द्वारा ज्यादा लिया जा रहा है। तो आज भी जो वंचित वर्ग है वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। और इस संबंध में राजस्थान में आपके किरोड़ीलाल मीणा जो हमारे अभी मंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, उन्होंने इस बारे में स्पष्ट रूप से कहा भी है कि, और इसी कारण से इसका बड़ा विरोध भी नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों के समझ में भी आ रही है ये बात कि कहीं ना कहीं जो कमजोर वर्ग है उनके हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। खैर ये उनका मामला है, हमारा काम तो आपको पढ़ाना है। तो क्या सही है क्या गलत है वो एक जब स्पष्ट निर्णय आ जाएगा उस समय इस पर चर्चा करेंगे। तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 46 है वो वीकर सेक्शन शब्द प्रयोग किया गया इसमें, कमजोर वर्ग। देखो कमजोर और पिछड़ा दो शब्द हैं, तो आप यहां क्लियर रहना। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्ग की बात करता है और अनुच्छेद 16 पिछड़े वर्ग की बात करता है, बैकवर्ड क्लास की बात करता है, ये वीकर सेक्शन की बात करता है। और एक मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि अनुच्छेद 46 में जो ये शब्द प्रयोग किया गया है कमजोर वर्ग, वीकर सेक्शन, ये पिछड़े वर्ग से कहीं ज्यादा विस्तृत अर्थ रखता है अपने आप में। तो इस निदेशक तत्व को सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में हम देखते हैं लागू करने का प्रयास किया और प्रावधान कर रखे हैं। लोकसभा, विधानसभा में, पंचायत स्तर पर चुनाव में
SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। तो अनुच्छेद 46 हमारा यहां तक है, इसको लिख लो और फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगले दिन दूसरा लेक्चर देखते हैं। हेडिंग डालो अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। इसमें लिखो, इंग्लिश लिखना चाहो तो कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, मेरी इंग्लिश इतनी ठीक ठाक तो है नहीं कि मैं आपको पूरा इंग्लिश में पढ़ा सकूं, बाकी हेडिंग लिखना चाहो तो मैं बता सकता हूं, आप लिख लो। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। इसमें लिखो अनुच्छेद 46 में ही, ये तो टाइटल था, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो लिखो। राज्य जनता के कमजोर वर्गों के, राज्य जनता के कमजोर वर्गों के विशेषकर SC ST के, या आप हिंदी में लिख सकते हो, राज्य जनता के कमजोर वर्गों के विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से, आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा। सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा। एक लाइन इसमें और लिख लो कि ध्यान रहे अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुच्छेद 16 में कमजोर वर्ग को ब्रैकेट में आप वीकर सेक्शन भी लिख सकते हो, जबकि अनुच्छेद 16 में पिछड़े वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास का प्रयोग किया गया। तो साथियों ये हमारा अनुच्छेद 46 रहा। देखो मेरी स्पीड कैसी है, पढ़ाने की स्पीड, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा पा रहा हूं या रोज लेक्चर डाल पा रहा हूं या नहीं डाल पा रहा हूं, वो तो एक अलग मुद्दा है। आपकी स्पीड धीरे नहीं होनी चाहिए। अगर कोई टॉपिक में मैंने अब तक नहीं पढ़ाया तो ये मतलब नहीं कि आप यहीं से इसको पढ़ो, आप अपनी स्पीड जारी रखो। और जब जैसे अब RS की वैकेंसी आ चुकी है, लोगों को एक टारगेट मिल गए हैं, लोग एक निश्चित दायरे में बंध चुके हैं, जो RS के कैंडिडेट हैं अब उनका दायरा फिक्स हो चुका है, उनको उसी समय में उसको पूरे कोर्स को पूरा करना है, रिवीजन भी करना है, नया भी पढ़ना है, जो जो उनकी क्षमता के अनुसार सबको उस दायरे में रह के पढ़ना है। यानी अब वो जितनी डिटेल में जाने का प्रयास पहले कर सकते थे अब वो नहीं कर सकते। तो आप अगर RS कर रहे हो तो उस दायरे में रह के अपनी अच्छी से समय प्रबंध अच्छा करो और बिल्कुल समय को खराब मत करो, क्योंकि अब उसी के अनुसार पढ़ना है। बाकी आपके सामने अभी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और ये L2 L1 की भर्तियां भी नहीं आई हैं, इनके लिए आप अभी डिटेल में जा सकते हो, अच्छे से पढ़ो। लेकिन मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप उनकी आराम से तैयारी करो, आप उतनी जोर शोर से तैयारी करो और जिस दिन वैकेंसी निकलेगी, नोटिफिकेशन जारी होगा, निश्चित रूप से आप बहुत से लोगों से आगे होंगे अगर आप पहले से तैयार हैं तो आप लगातार बिना भर्ती का इंतजार किए हुए, बिना भ्रमित हुए, बिना सोशल मीडिया के चंगुल में फंसे हुए। देखो एक चीज और मैं कहूंगा, यहां पर बहुत सारी चीजें हम YouTube के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा, कोई सूचना है तो उसके लिए वीडियो बनाकर डालते हैं, बहुत सारे सभी टीचर्स डालते हैं, तो इसमें टीचर्स की तो कोई गलती नहीं है। टीचर यानी सीधी सी बात है, मार्केट में डिमांड है तो सप्लाई की जा रही है। आप लोग
बार बार ये सवाल करते हो, बार बार ये पूछते हो किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो कमेंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से, कोई भी आपका माध्यम है जो हमारे तक सूचना पहुंचती है, सबको एक साथ अलग अलग बताने की जगह एक साथ बताने का प्रयास किया जाता है। फिर भी मैं आपको एक सलाह देता हूं कि ज्यादा समय खराब मत करो। हाँ, आपने एक वीडियो देख लिया, आपको संतुष्टि हो गई, या उसको आप अखबार में पढ़ लो। किसी चीज के लिए इतना समय, यानी ये नहीं है कि आप सारे दिन जो भी गाइडलाइन ही देखते रहो। भाई गाइडलाइन के तो हजारों वीडियो, लाखों वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे या और बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर। केवल गाइडलाइन थोड़ी लेनी है, आपको एक निश्चित दायरे में आपको सीमित करके और फिर आपको पढ़ना शुरू करना है। तो जहां से सूचना लेनी, सीमित सी सूचना लेके, और पढ़ाई का समय खराब मत करो अपना। अपने अच्छे से उसको पढ़ो, अच्छे से सब्जेक्ट को इतना अच्छा बना लो, फिर कोई भी किसी भी एग्जाम में जब आप उससे, उस विषय से संबंधित आप अटेम्प्ट देते हो, तो आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर सको। और अपना एक टारगेट रखो, जगह जगह भटको मत, सफलता 100% मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।